प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो यूनिट 7 है। एक्चुअली आप लोगों ने क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा हुआ है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बताने जा रहा हूं, इसमें 2-3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप इसे पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स पा सकेंगे। तो आप आइए इसे देखते हैं। चूंकि निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में 9th में आपने क्या पढ़ा? 9th में आपने पढ़ा कि यदि कोई टेबल लैंप किसी भी टेबल पर रखी हुई है तो वो किस स्थिति में है, उस चीज को मेजर करने के लिए आपको 2 साइड से उसे निकालना था, जिसको आपने 9th में लगाना सीखा है। और क्लास 10th में भी आपने जो इसके पहले चैप्टर पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी आपने देखा कि उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ता था और जिसमें आपको उन ग्राफ के अंतर्गत रेखाओं का निरूपण करना होता था। तो लगभग वैसे ही रिलेटेड यह चैप्टर भी है, लेकिन इसका बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आज मैं उसको क्लियर करता हूं, फिर उसके बाद आगे इस चैप्टर पे आता हूं। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि आपने इसके पहले की क्लास में जैसे मैथ को ही 3 पार्टों में पढ़ा। अरिथमेटिक मैथ यानी अंकगणित, अलजेब्रा यानी बीजगणित और तीसरा रेखा गणित। तो एक्चुअली यह जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें आप लोग अरिथमेटिक, अलजेब्रा और इन दोनों माध्यम से आप इनका यूज करते हुए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आप अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो एक्चुअली निर्देशांक यानी इंडेक्स, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, तो निर्देशांक को ही इंडेक्स नंबर या निर्देशांक को ही कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। एक्चुअली आप देखिए तो निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और जियोमेट्री भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जियो यानी पृथ्वी और मेट्रिन माने मापना। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को समझने के लिए आप एक बात ये ध्यान रखिए कि मैथ की ओरिजिन जो है वो किससे हुई है? इकोनॉमिक्स से हुई है। तो अगर हम इसको समझने के लिए थोड़ा इकोनॉमिक पदों को समझना चाहें तो वहां से हम इन चीजों को अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। बच्चों, जैसे आप लोग जानते हैं कि आज जो है पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो यानी पेट्रोल की प्राइस और पेट्रोल की क्वांटिटी। पहले यह पेट्रोल सपोज 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 70 रुपए में मिलता था, आज वही पेट्रोल जो है वो 1 लीटर 100 रुपए में मिल रहा है। तो यानी अगर इन पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को आप अगर ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपको एक तरफ एक एक्सिस पर प्राइस को और दूसरे एक्सिस पे उसकी क्वांटिटी को दिखाना पड़ेगा और उसके बाद इसकी जो प्राइस इंक्रीज कर रही है, जो इसका मूल्य बढ़ रहा है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसके आधार पर ध्यान देंगे कि एक पॉइंट के आपके 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेंगे, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई एक्सिस पर। और इसके बाद जब यह पेट्रोल 70 से 100 होता है यानी 70 रुपए से 100 रुपए होता है तो उसके भी 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे, तो जिसमें उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक्स एक्सिस पर x1 मान लीजिए और वाई एक्सिस पर y1 मान लीजिए। तो इस तरीके से पूरे कोऑर्डिनेट को समझने के लिए अगर इकोनॉमिक पदों में आप जानना चाहें तो निर्देशांक को हम लोग इंडेक्स नंबर या कोऑर्डिनेट इंग्लिश में इन दोनों शब्दों द्वारा प्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली इंडेक्स को सूचकांक और कोऑर्डिनेट को निर्देशांक के रूप में हम लोग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली देखिए, चाहे वो सूचकांक हो और चाहे वो निर्देशांक हो, दोनों में मौलिक रूप से क्या समानता है? समानता एक चीज की है कि जैसे निर्देशांक, जैसे कोई भी अंक का एक समूह है जिसमें कोई भी एक अंक जो है वो निर्देशित हो रहा है, निर्देश कर रहा है, और वैसे ही सूचकांक
यानी किन्हीं भी अंकों के समूह में कोई एक अंक जो है वो सूचक अंक है। तो यानी सूचक अंक, निर्देशित अंक, ये दोनों लगभग हम लोग एक समान मान सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं निर्देशांक को समझने के लिए। सपोज जैसे हम लोगों का देश कब आजाद हुआ, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का देश जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ। उस समय सपोज अगर हमारे देश की पॉपुलेशन जो थी वो 1 लाख थी, यानी 1 लाख थी, और जिसमें से केवल 3000 लोग जो थी वो शिक्षित थे। यानी 1947 में 3000 लोग ही पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे। कितने में से? 1 लाख लोगों में से। और मान लीजिए सपोज आज की डेट में यानी 2021 में सपोज माना गया है कि आज यह पॉपुलेशन जो 1 लाख थी वो बढ़कर आज क्या हो गई, वो आज 10 लाख हो गई। लेकिन आज की डेट में जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है वो 3000 से बढ़कर क्या हो गई, वो 6 लाख हो गई। कितनी हो गई? 6 लाख, यानी 50। अब इसी के साथ आप एक पॉइंट और भी क्लियर हो जाइए कि एवरेज और परसेंटेज, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज अगर 1947 में 1 लाख लोगों में से 3000 लोग पढ़े लिखे थे, अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं, यानी अगर आप इसका औसत निकालते हैं, तो आप इसके 0 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या आया, अल्टीमेट ये क्या आ गया, 3/100। यानी आप ये कह सकते हैं कि यह एवरेज क्या है, 100 लोगों में केवल 3 लोग ही देश की आजादी के समय पढ़े लिखे हुआ करते थे। अगर उसी के आधार पर अगर आप आज के कैलकुलेशन को निकालते हैं तो इसमें कितने 0 हैं, 5 0 हैं। तो इनके ये 5 0 को आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या निकल के आया, ये आया 6/10। यानी जहां देश की आजादी के समय 100 में से 3 लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, वहीं आज की डेट में 10 में से 6 लोग पढ़े लिखे होते हैं। यह क्या आया, यह है औसत, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप लोग इसे एवरेज बोलते हैं। यही है इसका औसत। अगर इसी को आप प्रतिशत में निकालना चाहें तो क्या होगा, आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो कितने परसेंट हो गया, यानी देश की आजादी के समय केवल 3% लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। जबकि आज की डेट में अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 60। यानी देश की आजादी के समय जहां 3% लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे, आज की डेट में मतलब आज के समय में वहीं 60% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। तो इस आधार पर अगर हम दोनों कालों में, यानी देश की आजादी के समय और वर्तमान समय में, समय परिवर्तित होने के साथ, कुल जनसंख्या में परिवर्तन के साथ, पढ़े लिखे लोगों की संख्या में परिवर्तन कितने प्रतिशत हुआ, तो प्रतिशत को ही आधार बनाकर दोनों को आप एक साथ स्टडी कर सकते हो। तो यानी अब आप इस आधार पर निर्देशांक क्या है, व्हाट इज इंडेक्स। निर्देशांक एक ऐसी सांख्यिकी विधि है जिससे आर्थिक क्रियाओं की संपूर्ण गतिविधियों की सापेक्षिक माप का महत्वपूर्ण एवं उपयोगी यंत्र है। अगर इसको हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ द इंटायर एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर। यानी कि सापेक्षिक माप, सापेक्षिक माप यानी आपको कहीं ना कहीं किन्हीं 2 चरों के बीच में, आपको उन 2 चरों में समय काल में परिवर्तन के साथ, यानी समय के साथ होने वाले दोनों चरों में सापेक्षिक रूप से क्या परिवर्तन होता है उसको आपको देखना रहता है, और उसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना रहता है। एक्चुअली आप लोग इसी आधार पर, जैसे इंटर में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, जैसे 2 ट्रेनें हैं, यदि दोनों ट्रेनों की स्पीड में आपको अंतर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। अगर एक ट्रेन खड़ी है और दूसरी चल रही है तो क्या दोनों की स्पीड में अंतर, हम तो जानते हैं वही होगा जो दूसरे ट्रेन की स्पीड होगी। लेकिन दोनों ट्रेनों की स्पीड में अंतर
तभी निकाला जा सकता है। जब दोनों ट्रेनें चल रही हो तभी आप उनकी चालों में अंतर निकाल सकते हैं। यदि दोनों में से कोई भी एक ट्रेन रुकी है या खड़ी है तो उन दोनों में से किसी एक की स्पीड जो होगी वही उसकी स्पीड होगी, तो आप उन दोनों के बीच में चालों में अंतर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यह थोड़ा सा टॉपिक अलग है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई अगर दो वेरिएबल लेते हैं तो दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो भी हो सकती है। इसलिए वहां पर तो आप डिफ्रेंसिएशन अगर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब तो नहीं निकाल पाओगे। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर दो चरों के बीच में अगर उनकी वैल्यू एक की जीरो भी होती है तब भी आप उसका मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट दो चरों के बीच में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ठीक। और दूसरी चीज जियोमेट्री। जियोमेट्री भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा आप लोगों ने इसके पहले 9th में भी पढ़ा होगा। जियो माने पृथ्वी और मेट्री माने मापना। यानी सपोज अगर हम लोग यह मान लें कि लखनऊ से प्रयागराज की दूरी 200 किलोमीटर है और उस 200 किलोमीटर को अगर हमें अपनी कॉपी पर रिप्रेजेंट करना हुआ तो आप सोचिए, अगर कॉपी की लंबाई, चूंकि कॉपी की लंबाई जो होती है लगभग 6 इंच होती है, तो इस तरीके से 6 इंच की लंबाई की कॉपी को अगर हम यहां से और लखनऊ तक लगाना चाहें तो कितनी कॉपियां लगेंगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। केवल इतना ही नहीं, जैसे पृथ्वी से मंगल की दूरी, पृथ्वी से बुध ग्रह की दूरी, तो ऐसी दूरियों को भी मेजर करने के लिए हम लोग वहां पर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने देखा कि निर्देशांक अक्ष तथा कार्तीय तल यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कार्टेशियन प्लेन। तो वो प्लेन कैसे होता है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है जिसे एक्स और एक्स डैश द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वाई एक्सिस है जिसे वाई और ये वाई डैश हुआ। इस पर हम लोग सपोज कोई भी एक स्केल मानते हैं। सपोज 20 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 20 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मानेंगे तो क्या होगा, 20 10 जा 200। तो यानी एक्स एक्सिस पर अगर हम डिस्टेंस को दिखाना चाहें तो इसे हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यानी इलाहाबाद से लखनऊ तक की दूरी 200 किलोमीटर को, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या स्केल माना है, हम लोगों ने पैमाना माना है कि 20 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के हम लोग पॉइंट्स लेते हैं और इस तरीके से ये 20 किलोमीटर होगा, ठीक। और इसी तरीके का डिवीजन हम लोग, यह अगर ओरिजिन है तो इसके पीछे भी करते हैं, और ऐसे ही वाई एक्सिस पर यानी एक्स बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, वाई से दूरी पर जो होते हैं वो एक्स एक्सिस के निर्देशांक होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको एक्स निर्देशांक या भुज, भुज को ही इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और इसी तरीके से वाई एक्स के निर्देशांक जो होंगे यानी वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं, और कोटि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोटि को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक ना। और इस तरीके से ये 4 चतुर्थांशों में यानी क्वाड्रेंट्स में विभक्त होता है। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट्स यानी प्रथम चतुर्थांश, इसे सेकंड क्वाड्रेंट्स यानी सेकंड चतुर्थांश, इसे थर्ड क्वाड्रेंट्स यानी तृतीय चतुर्थांश, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थ चतुर्थांश। और इसमें आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक्स और दोनों की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, और चूंकि 0 से हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं यानी मूल ओरिजिन से पीछे जाते हैं, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू माइनस होती है,
और y की वैल्यू क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। और सब पहले जो हम लिखते हैं वो x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में y की वैल्यू लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों वैल्यू जो होती है x और y पॉजिटिव होती है। अब देखिए इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो x की वैल्यू निगेटिव होगी और इससे नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू निगेटिव होती है। यानी यहाँ पर x की वैल्यू भी निगेटिव होगी और y की वैल्यू भी निगेटिव होगी। और इस क्वाड्रेंट्स में देखिए यानी फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आप इसमें देखिए कि x की वैल्यू जो है वो क्या है, इस दिशा में है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू चूंकि मूल ओरिजिन से अपोजिट साइड है तो वो निगेटिव होती है। तो ये सब सारी चीजें बेसिक है जो आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने इसके पहले एग्जाम्पल किया कि 1947 में जो पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज था वो क्या था, 3% यानी 3%, और 2021 में पढ़े लिखों का जो परसेंटेज निकला वो 60%। अगर इसको हम लोग एक ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या करेंगे, पहले एक ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर ये एक्स एक्सिस और फिर ये वाई एक्सिस, ठीक ना। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ तो आपको पॉपुलेशन लेनी है, दूसरा एजुकेटेड पर्सन लेना है। तो यानी मान लो सपोज एक्स एक्सिस पर आपने पॉपुलेशन ले लिया और वाई एक्सिस पर आपने एजुकेट पर्सन ले लिया। तो पॉपुलेशन सपोज आप इसमें स्केल क्या मानेंगे, जैसे ये 1 लाख है तो 1 लाख इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। अगर इस स्केल पर आप इसको ड्रा करना चाहें तो ये 1 लाख, फिर ये 2 लाख, ये क्या 10 हुआ, ये 10 लाख हुआ। और इसी तरीके से एजुकेट पर्सन को अगर आप लेना चाहें, सपोज 3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लो, तो ये कितने भागों में 60 को डिवाइड करेंगे तो होगा ये 20। तो इस तरीके से ये 20 भागों में अगर डिवाइड करेंगे तभी इसका रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। तो इस तरीके से इसके स्केल को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। सपोज ये पॉइंट जो है वो 60 का है, ठीक ना। तो इस तरीके से अब देखिए जब पॉपुलेशन 1 लाख थी तो 1 लाख क्या होगी, वो इसे रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस पे, चूंकि यहाँ पर पॉपुलेशन लिया गया है। और अगर 1 लाख है तो चूंकि 3 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हम लोगों ने माना है, तो यानी ये 1 लाख पर ये बनेगा, यह पॉइंट आएगा। एक्स एक्सिस के लिए यह पॉइंट होगा, ठीक ना। इसे आप x1 भी मान सकते हैं और इसे आप क्या मान सकते हैं, इसे आप y1 मान सकते हैं, ठीक। और इसी तरीके से जब इसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो ये क्या होगा, ये 10 लाख, तो 10 लाख का मतलब यहां पर जाएगा। और उसके बाद y एक्सिस पर देखिए ये 60 है, तो सपोज ये 10 लाख पर ये अगर आपने 60 को रिप्रेजेंट किया है तो यह पॉइंट आएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि यह सपोज x2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, यह पॉइंट y2 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हुआ, वो x1 y1 हुआ और इस पॉइंट का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो x2 y2 हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे हम लोगों को इसी विषय पर आगे पढ़ना है। सपोज हमें डिस्टेंस निकालनी हो इस पॉइंट से, सपोज अगर इस पॉइंट को आपने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो इन दोनों के बीच में यह डिस्टेंस क्या होगा और इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जाहिर सी बात है, चूंकि हम लोग जानते हैं अगर आपने इस x2 और b पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की तो जाहिर सी बात है ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो जाहिर सी बात है ये इसकी हाइपोटेनियस साइड यानी कर्ण होगी और यह इसकी लंब यानी परपेंडिकुलर साइड होगी और यह इसकी बेस यानी आधार होगा। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते हैं। अब उसमें कौन सी साइड दी गई है, अगर आपको ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे निकाल सकते हैं। अगर ये और ये दिया गया है तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो टोटल हम लोगों को ज्योमेट्रिक के अंतर्गत हमको यही चीजें पढ़नी है। आप लोगों ने देखा वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि निर्देशांक क्या है। निर्देशांक को हम लोग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं और उसे ही कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक टर्म है
यानी आर्थिक पद है, जिसमें आर्थिक रूप से हम लोग निर्देशांक के पॉइंट को क्लियर करने का प्रयास किया, जिसमें यह चीजें सीखी कि कोई भी निर्देशांक यानी इंडेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है। इकोनॉमिक टर्म में निर्देशांक का आशय कि आर्थिक क्षेत्र की संपूर्ण गतिविधियों का एक सापेक्षिक माप यानी कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होगा, मीन। कोई भी डेटा आपको दिया गया है, उस डेटा का मीन क्या होगा। मीन यानी माध्य क्या होगा। माध्य कैसे निकलेगा, वो हम लोग औसत के माध्यम से निकालते हैं। तो इस तरीके से निर्देशांक का आशय क्या है, निर्देशांक का आशय यह है कि हमें एवरेज निकालना होगा, ठीक ना। और एवरेज में आप लोग जानते हैं इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी निर्देशांक की कोई यूनिट यानी इकाई नहीं होती है। अगर आपने दूरी को मेजर किया है तो आप मीटर या किलोमीटर में, अगर आपने किसी भी द्रव को मेजर किया है, द्रव के वेट को मेजर किया है जैसे पेट्रोल, पानी, ठीक ना, तो उसे आप लीटर में, और अगर आपने इसी तरीके से किसी वेट को मेजर किया है तो वो किलोग्राम या ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी आप जहां भी जैसा भी मेजरमेंट करेंगे उस हिसाब से उसकी यूनिट आप कंफर्म करते हैं। और इसी तरीके से इंडेक्स नंबर के माध्यम से आप लोग जैसे राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, या आपने सुना होगा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, ये इकोनॉमिक टर्म थे। लेकिन जब हम मैथ पे आते हैं यानी गणित विषय पे आते हैं तो वहां पर निर्देशांक का मतलब कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि दो चरों के बीच में कोऑर्डिनेट करना यानी तालमेल बिठाना। एक चर एक्स है, दूसरा वाई है, यानी एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई है, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल बिठाना है कि उनको कैसे हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें। निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग हम लोग भौतिकी, इंजीनियरिंग, नेविगेशन यानी समुद्र परिवहन और सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापी के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कहने का आशय ये हुआ कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक तरीके का बीजीय साधन है यानी अलजेब्रिक टूल है। अब इसके बाद के लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र, सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है और इसका फिगर कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।